स्टूडेंट्स, डॉक्टर सीमा मिश्रा फ्रॉम होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज हम पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण चैप्टर का दूसरा भाग, जिसमें थॉर्नथवेट के जलवायु का वर्गीकरण आप पढ़ेंगे। ये बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के यूनिट 4 का चैप्टर है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण का अध्ययन किया था। कोपेन के वर्गीकरण की आलोचना इस आधार पर हुई कि उन्होंने वर्षा और ताप के औसत मासिक और वार्षिक जो मानक है उनको तो ध्यान में रखा, किंतु उन्होंने वायुदाब को, वर्षा की तीव्रता को, उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान को, इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इस आधार पर उनकी आलोचना और हुई कि बड़ा दुरूह, बड़ा कठिन हो गया था उनका जो वर्गीकरण था वो। तो उसके बाद थॉर्नथवेट लेकर के आए जलवायु का वर्गीकरण 1931 में। थॉर्नथवेट जो थे वो अमेरिका के ऋतु विज्ञानी थे, C.W. थॉर्नथवेट। और इसके बाद उन्होंने अपने वर्गीकरण का 48 में संशोधन प्रस्तुत किया। फिर तो आज हम जानेंगे कि थॉर्नथवेट ने किन किन चीज़ों को आधार बनाया जलवायु के वर्गीकरण के लिए और किस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोपेन की तरह उन्होंने भी ताप और वर्षा के औसत मानकों को तो ध्यान में रखा, उसके अलावा दो नई चीज़ों को वे सामने लेकर आए जिसको उन्होंने अपने वर्गीकरण में आधार बनाया। वो थी वर्षा की प्रभाविता और तापीय दक्षता, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्षा प्रभाविता। तो क्या है वर्षा प्रभाविता? तो वर्षा प्रभाविता जो है, वर्षा का वह अंश है, वह भाग है, वह मात्रा है जो किसको प्रभावित करती है? वनस्पति को प्रभावित करती है। वर्षा की प्रभाविता से तात्पर्य है संपूर्ण वर्षा का वह भाग जो वनस्पति को प्रभावित करता है। ठीक है। और अगर हम दूसरे शब्दों में समझें इसको, वर्षा की प्रभाविता को, तो हम समझेंगे कैसे कि वर्षा की मात्रा तथा वाष्पीकरण का अनुपात, मतलब कुल वर्षा कितनी हुई है किसी क्षेत्र में और वर्षा जितनी हुई है उसमें से वाष्पीकरण कितना हुआ है, इन दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे तो हम निकाल पाएंगे किस चीज को? वर्षा की प्रभाविता को। और वर्षा की प्रभाविता जो है उस अनुपात उसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको क्लियर हुआ वर्षा प्रभाविता क्या है? वर्षा की मात्रा और उसमें होने वाले वाष्पीकरण की मात्रा का अनुपात। और अब हम देखेंगे कि वर्षण प्रभाविता अनुपात हम कैसे निकालते हैं। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो जानने के लिए क्या किया जाता है? कुल मासिक वर्षा, एक महीने में कितनी वर्षा हुई है और वाष्पीकरण कितना हुआ है। अब दोनों चीजें जब हमको मालूम हो जाएंगी कि कुल मासिक वर्षा कितनी और मासिक वाष्पीकरण कितना, तो फिर हम क्या करेंगे? कुल मासिक वर्षा को मासिक वाष्पीकरण से विभाजित कर देंगे, तब हमें पता चलेगी उस स्थान का क्या पता चलेगा? वर्षण प्रभाविता अनुपात। और जब हम प्रत्येक महीने का, 12 महीने में प्रत्येक महीने का हम वर्षण प्रभाविता अनुपात निकाल लेंगे, यानी हर महीने में कुल वर्षा कितनी हुई, वाष्पीकरण कितना हुआ, उसका अनुपात जब हम निकालते चले जाएंगे हर महीने का, और जब हमारे पास 12 महीने का हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा, और जब हम पूरा निकालने के बाद इसके 12 मास के प्रभाविता अनुपात को जब हम जोड़ देंगे, उनका योग करेंगे, तब हमें प्राप्त क्या होगा? वर्षण प्रभाविता सूचक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। तो हम आपको समझ में आ गया कि वर्षण प्रभाविता अनुपात निकालने के लिए हमें मासिक वर्षा कितनी हुई और वाष्पीकरण उस महीने में कितना हुआ, इसका अनुपात चाहिए। और 12 महीने का हम ये चीज निकाल लेंगे और फिर इसको प्लस कर देंगे, तो हमें वर्षण प्रभाविता सूचक प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि वर्षण प्रभाविता सूचक को आधार बना करके संपूर्ण विश्व को थॉर्नथवेट ने कितने भागों में डिवाइड किया? 5 भागों में। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के थ्रू उन्होंने इसको स्पष्ट किया। कैपिटल ए अत्यधिक आर्द्र प्रदेश, 1 जहां पाए जाते हैं ऐसी वर्षा और जिसमें प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस सूचकांक यानी कि वर्षा प्रभाविता सूचकांक कितना है? 128 से अधिक। फिर बी आंध्र प्रदेश जहां 1 पाए जाते हैं, 64 से 127। सी
उष्णार्द्र प्रदेश जहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं 32 से 63। फिर बी अर्ध शुष्क प्रदेश जहां पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं 16 से 31। और फिर शुष्क प्रदेश ई शुष्क प्रदेश जहां मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल प्रकार की जलवायु पाई जाती है और वनस्पति भी वैसे ही पाई जाएगी जहां पर वर्षा प्रभाविता 16 से कम होती है। अब हम इसके बाद इनको जानने के बाद ये जानेंगे कि वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर भी थान थ्वेट ने आर्द्रता प्रदेश को 4 उप विभागों में बांटा। स्मॉल आर सभी ऋतुओं में वर्षा, स्मॉल एस ड्राई समर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का अभाव, स्मॉल डब्ल्यू ड्राई विंटर शीत ऋतु में वर्षा का अभाव, स्मॉल डी सभी ऋतुओं में कम वर्षा। इन चीजों को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इन्हीं चीजों में पूरा रहस्य छिपा हुआ है थान थ्वेट के जलवायु वर्गीकरण का। यदि इन चीजों को आपने समझ लिया तो आपको एकदम सहज लगने लगेगा। उसके बाद हम चलेंगे। अब इतना हमने जान लिया। एक चीज मैंने बताई थी, 2 चीजों को उन्होंने विशेष महत्व दिया था, वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता को। वर्षण प्रभाविता क्या है हमने देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि कैसे निकालते हैं, उसके आधार पर किन किन भागों में बांटा गया वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे, चलेंगे हम तापीय दक्षता की तरफ। तो तापीय दक्षता क्या है? किसी स्थान के औसत मासिक तापमान और मासिक वाष्पीकरण का अनुपात। अब यहाँ वर्षा को इधर ही छोड़ दीजिए। अब हम तापीय दक्षता में है तो हमारा कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए कि एक माह में औसत मासिक तापमान कितना था और मासिक वाष्पीकरण कितना था। जब ये 2 चीजें हमें समझ में आ गई किसी स्थान की कि औसत मासिक तापमान एक माह का कितना और वाष्पीकरण कितना, हम उसका रेशियो निकालेंगे, वो है उस स्थान की तापीय दक्षता। अब तापीय दक्षता का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है तापीय दक्षता का जो फॉर्मूला अनुपात निकालने का, थर्मल इफेक्टिवनेस, उसके बाद इज इक्वल टू T - 32 डिवाइडेड बाई 4। और जब सूचकांक निकालना होगा तो थर्मल इफेक्टिवनेस इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा 12 T - 32 डिवाइडेड बाई 4। मैंने यहाँ पर आपको क्या है वर्षण प्रभाविता सूचकांक ये तो बताया था, लेकिन फॉर्मूला मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। वर्षा प्रभाविता अनुपात निकालने का फॉर्मूला है 150 प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो या वर्षा प्रभाविता अनुपात बराबर इज इक्वल टू 150 इंटू P डिवाइडेड बाई T - 10 इंटू 10/9। और जब आपको सूचक निकालना है प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का इज इक्वल टू सिग्मा 12 150 इंटू P डिवाइडेड बाई T - 10 इंटू 10/9। अब हमने इतना समझ लिया, तापीय दक्षता भी समझ लिया क्या है और ये भी समझ लिया कि उसको निकालते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि तापीय दक्षता के आधार पर इन्होंने जो वर्गीकरण दिए वो कैसे। A- उष्णकटिबंधीय प्रदेश और TE सूचकांक 128 तथा इससे अधिक। दूसरा B- मध्य तापीय प्रदेश, TE सूचकांक 64 से 127। C- निम्न तापीय प्रदेश 32 से 63। D- टैगा प्रदेश 16 से 31। E- टुंड्रा प्रदेश 1 से 15। F- तुषार 0। अब इतना समझ लिया है अगर हमने अच्छी तरह से, तो हम आगे पूरा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे पूरे 32 भाग जो उन्होंने बताया है। अब मैं आपको ले चलूंगी उस पूरे भाग की तरफ जो उन्होंने समझाया है। आपको मैं समझाऊंगी, देखिएगा अब आपके लिए कितना सरल है। आपको सिर्फ क्या याद करना पड़ेगा, ये संकेत, और आगे का आप स्वयं बनाते चले जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, A' R। अब बीच वाले को पहले देखना है आपको। सबसे पहले A' क्या है, आप देखिए
उष्णकटिबंधीय, और ए का मतलब क्या है? आर्द्र प्रदेश, और आर का मतलब क्या है? सभी ऋतुओं में वर्षा। देखिए ए डैश, मेरे दोनों हाथ की तरफ देखिएगा, ए डैश उष्णकटिबंधीय, देखिए उष्णकटिबंधीय, ए तर यानी कि अत्यधिक आर्द्र, और आर यानी सभी ऋतुओं में वर्षा। तो उष्णकटिबंधीय, अत्यधिक आर्द्र, सभी ऋतुओं में पर्याप्त वर्षा। इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे इसको। मैं बीच से आपको और बता देती हूँ। बी ए डैश आर, ए डैश पहले बीच वाला देखना है, मैं आपको बताती हूँ। ए डैश उष्णकटिबंधीय, देखिए उष्णकटिबंधीय, उसके बाद बी आर्द्र प्रदेश, आर्द्र जलवायु, और उसके बाद है आर मतलब वर्ष भर वर्षा, सभी ऋतुओं में वर्षा। उष्णकटिबंधीय, आर्द्र, सभी मौसम में वर्षा। अब मैं बी से भी आपको एक क्लियर कर देती हूँ, आप फिर बाकी अपने आप बना लेंगे सब। बी डैश डब्ल्यू, बी डैश का मतलब देखिए मध्य तापीय प्रदेश, और बी का मतलब आर्द्र प्रदेश, और उसके साथ आर का मतलब सभी ऋतुओं में वर्षा। तो बी डैश मध्य तापीय प्रदेश, बी आर्द्र प्रदेश, आर्द्र जलवायु, और आर का मतलब सभी मौसम में वर्षा। तो आपको बस इतना ही याद करना है। ये जो आपको फॉर्मूला ये है ना सूचक, ये जो आपको सिंबल दिए गए हैं, ये आप याद कर लें, आप पूरा बना लेंगे। चलिए सी से भी एक समझा देती हूँ। CAW, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू यानी ड्राई विंटर, शीत ऋतु में वर्षा का अभाव। ठीक है, तो आप, और ए डैश से क्या है? उष्णकटिबंधीय, देखिए ए डैश उष्णकटिबंधीय, फिर सी कैपिटल में उष्णाद्र यानी उपाद्र, और डब्ल्यू का मतलब शीतकाल शुष्क, कम वर्षा। अब इसके बाद और आपको मैं एक डी से भी समझा देती हूँ एक, क्योंकि आपको सभी प्रकार का एक एक बता दूंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। डी ए डैश डी, ए डैश उष्णकटिबंधीय, ठीक है, डी अर्ध शुष्क, देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, और डी का मतलब स्मॉल डी का मतलब सभी ऋतुओं में कम वर्षा। इस प्रकार से आप समझते चले जाएंगे सब। और डी डैश टैगा तुल्य जलवायु, ई डैश टुंड्रा, और उसका एफ सतत हिमाच्छादित तुषार वाला एरिया। ये आपको समझ में आ गया? ये पूरा इस प्रकार से आप स्वयं बना लेंगे, अब ध्यान देंगे तो। उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में उन्होंने फिर इस वर्गीकरण के बाद उसका संशोधन प्रस्तुत किया, और उन्होंने इस बार आधार बनाया किसको? PET, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसको आधार बना करके उन्होंने प्रस्तुत किया, संशोधन किया कुछ इसी वर्गीकरण में। और संभाव्य वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? आर्द्रता की वह मात्रा जो वर्षा के उपलब्ध होने पर, आर्द्रता की वह मात्रा जो वर्षा जितनी उपलब्ध हुई है, ठीक है, वर्षा जब उपलब्ध होगी तो उसका वाष्पीकरण भी होगा। तो वर्षा की उपलब्ध मात्रा जो है उसमें से कितना धरातल से वाष्पीकृत हो रहा है और कितना वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन कर रही हैं। ध्यान देंगे कितना धरातल से वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है और वनस्पति कितना वाष्पोत्सर्जन कर रही है। तो आर्द्रता की वह अधिकतम मात्रा जो धरातल, कुल वर्षा जो उपलब्ध है उसमें धरातल से कितना वाष्पीकरण हुआ और वनस्पति ने कितना वाष्पोत्सर्जन किया, इनके माध्यम से वायुमंडल में आर्द्रता की जो अधिकतम मात्रा होती है उसको क्या बोला जाता है? संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। तो इसको उन्होंने ध्यान में रख करके फिर उसमें संशोधन किया, और फिर 1955 में और 4 ऋतु वैज्ञानिकों के साथ मिलके उन्होंने एक बार इसको फिर से संशोधित किया, और उसमें इन्होंने महत्व दिया औसत वार्षिक तापीय दक्षता के निर्धारण को, आर्द्रता प्रदेश के निर्धारण को, आर्द्रता दक्षता के मौसमी परिवर्तन को, और उसके साथ महत्व दिया तापीय दक्षता के ग्रीष्मकालीन जमाव को। इन चीजों के आधार पर उन्होंने एक बार फिर से इसको संशोधित किया। तो आप ध्यान रखेंगे 1931 में पहली बार आया ये, फिर संशोधित होता रहा,
48 में भी संशोधित हुआ, 55 में भी संशोधित हुआ। तो इस प्रकार से है ये पूरा आपका थॉर्न थ्रेड का वर्गीकरण। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।